अब 1528 में बाबर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंदू कहते हैं कि वहां पे 9000 साल पहले राम की जन्मभूमि है, वहां पे उनका। तो बाबर और ये मुगल और जो रूलर थे, ये कौन थे? मेरी नजर में वो सारे लूटर थे, लूटने आते थे। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को या तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया, कुछ किया, जिस तरह भी उन्होंने प्रमोट किया, इस्लाम को नहीं किया, ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन वो लूटर थे, इन्वेडर थे, यहाँ पे ये बात माननी होगी, ये आपको बात इस चीज का कन्फेशन करना होगा। आप अपना मजाइल बना के उसका नाम गौरी रखते हैं, तो वहां से भाई काबल से वो कह देते हैं अपना नाम चेंज कर लो, ये हमारा नाम है, गौरी मुगल अफगानी था। गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। लूटते भी थे, बल्कि हमारे उर्दू में और हिंदी के अंदर एक लफ्ज है, कहते दिल्ली लूटी गई। कौन लूटते थे? पठान भाई लूटते थे आके। ये ढकी छुपी बात नहीं। सारा कुछ उठा के यहां से काबल ले जाते थे, बल्कि यहां तक कि बच्चियां तक उठा के ले जाते थे। रिसेंट मिसाल दूंगा, इस्तांबुल के अंदर पहले आपने वो हागिया सोफिया, कभी आप उसको चर्च को, कभी आप उसको म्यूजियम बनाते हैं, आजकल तो मस्जिद बना दी आपने। तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका आपके साथ कितनी जगह की उन्होंने। अब मैं 1 मिनट टोपी पहनता हूं कि मैं शहरी हूं सब कॉन्टिनेंट का। इस सब कॉन्टिनेंट में सारे लुटेरों ने आके किस चीज का फायदा उठाया था? हिंदू मजहब की टॉलरेंस का फायदा उठाया। नॉन वायलेंट रिलीजन था। चंद गिनती में पठान भाई आए और सदियां हुकूमत करके लूटते रहे। आज अगर उस सब कॉन्टिनेंट के लोग इकट्ठे हो गए हैं, तरक्कियों में हैं, चांद पे उन्होंने अपना लैंड कर दिया है, चंद्रयान, और उन्होंने अगर सूरज पे भी अपना उसके ऑर्बिट में भी पहुंच चुके हैं, 7.7% है। वाशिंगटन डीसी को उन्होंने घुटनों में दे लिया है, जिनकी मूवीज आप सारा दिन देखते हैं, सारा दिन उनके गाने गाते हैं, आप उनके साथ हर काम वो करते हैं। हाँ, नफरत इसलिए है कि वो थोड़ा सा कारोबार भी उसके साथ अटैच है, कुछ मजहब भी कारोबार में है, कुछ गैरिजन स्टेट है, कुछ मुफाद है। मैंने मैसेज कर दिया था कि वो हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियां इकट्ठे रहेंगे, मोहब्बत और हार्मनी के साथ रहना चाहिए हमें। और मेरा यही मैसेज है, ट्रेड करें, बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, आए मिलके ये करें। आपने एक दफा यहां कहा था दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी करा के देख लिया आपने। अब इसको भी थोड़ा एक चांस देने की जरूरत है, देखें। मेरे ख्याल में हमें we have to move forward with education, with artificial intelligence, with trade, with love and harmony, मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाजिया नैयर। साजिद तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? और मौसम का पहले बताएं कि कैसी सूरत हाल है वहां पर? वालेकुम अस्सलाम शाजिया। मौसम देखें, यहाँ पे बर्फे हैं, कई स्टेट नॉर्थ ईस्ट जहां मैं बैठा हूँ वाशिंगटन डीसी के पास, वहां माइनस में टेम्परेचर है। लेकिन इलेक्शन की वजह से बड़ी गर्मी है अमेरिका के अंदर भी, और आपने देखा है कि सारी दुनिया में गर्मी, कई नए चीजें आ रही हैं। इलेक्शन जिस तरह के प्रिडिक्ट किया था कि 2024 इस साल इलेक्शन का साल होगा, कई मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें खासकर पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, ताइवान शामिल है, ईरान शामिल है, इजिप्ट में इलेक्शन हो चुके हैं। तो इलेक्शन का साल है, उसकी वजह से आपको पता है फिर पैसा भी लगाना पड़ता है। जमहूरियत जो है, जिस तरह के मैं कई दफा इसको कहता हूं कि फिक्शन है और रिच मैन्स क्लब है, गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये अलमिया है। तो फिर ये मैं कई दफा सोचता हूँ रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है, अगर सिर्फ अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं? ज्यादती। जी। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पे इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अमेरिकन इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं। इसके साथ हम राम मंदिर के हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त ताज़ा तरीन जो थ्रेट्स मिले हैं इस्लामाबाद में स्कूलों पर हमलों के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं राम मंदिर के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। वहाँ पर जो उनकी मजहबी रसूमात हैं वो चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में उसके ऊपर काफ़ी ववेला मचाया जा रहा है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चल रही हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया, मैं राम मंदिर को
कई लेंस से देख रहा हूं, कई डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं। बहसीते मुसलमान देख रहा हूं, बहसीते एक सब कॉन्टिनेंट का जी शहरी देख रहा हूं, बहसीते एक लॉ स्टूडेंट सीख रहा हूं। मुख्तलिफ नजरों से उसको देख रहा हूं और मैं इसी बेस पे, इसी तनाजर से, जो एंगल जिससे मैं देख रहा हूं, उसी तरह उसको पेश करने की कोशिश करूंगा। जी अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बाबरी मस्जिद जो कि बाबर के नाम से बनी थी, तो बाबर कब आए थे यहाँ पे? 15वीं सदी में उनका 1524-25 के करीब उन्होंने इसका 1528 के अंदर ये बाबरी मस्जिद का उन्हें ख्याल आया, तो उन्होंने मस्जिद बना। अब जब देखा जाए तो बाबर और ये मुगल और जो रूलर थे, ये कौन थे? हम कौन है? हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? मेरी नजर में वो सारे लूटर थे, लूटने आते थे। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को या तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया, कुछ किया, जिस तरह भी उन्होंने प्रमोट किया, इस्लाम को नहीं किया, ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन वो लूटर थे, इन्वेडर थे, यहाँ पे ये बात माननी होगी, ये आपको बात इस चीज का कन्फेशन करना होगा। आप अपना मजाइल बना के उसका नाम गौरी रखते हैं, तो वहां से भाई काबल से वो कह देते हैं अपना नाम चेंज कर लो, ये हमारा नाम है, गौरी मुगल अफगानी था। तो यहां तक तो बात पहले आ चुकी है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। ठीक। अब फॉरेन इन्वेडर्स ने इसका फायदा किस चीज से? बहुत थोड़ी तादाद में आते थे, यहाँ बहुत बड़ा भारत था जिसके ऊपर वो हमले करके लूटते भी थे। बल्कि हमारे उर्दू में और हिंदी के अंदर एक लफ्ज है, कहते दिल्ली लूटी गई। कौन लूटते थे? पठान भाई लूटते थे आके। ये ढकी छुपी बात नहीं। सारा कुछ उठा के यहां से काबल ले जाते थे, बल्कि यहां तक कि बचियां तक उठा के ले जाते थे। तो किया उन्होंने। अब 1528 में बाबर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंदू कहते हैं कि वहां पे 9,000 साल पहले राम की जन्मभूमि है, वहां पे उनका। अब मैं इसी तनाजर से यह बताऊंगा कि आपने ना सिर्फ यहाँ पे 60,000 मंदिर तोड़ के बनाए, अभी रिसेंट मिसाल दूंगा, इस्तांबुल के अंदर पहले आपने वो हागिया सोफिया, कभी आप उसको चर्च को, कभी आप उसको म्यूजियम बनाते हैं, आजकल तो मस्जिद बना दी आपने। तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनका आपके साथ कितनी जगह की उन्होंने आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं आपके साथ? उनके कहां तक पहुंचे हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। और उसके बाद में ये लेंस तो बता दिया मजहबी आपको, मैं अब दूसरा लेंस बताना चाहूंगा एज ए लॉ स्टूडेंट कि उसका लेंस क्या है। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में ये केस हुआ, वहां से वो अपना केस जीते। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया उन्होंने 8 जबानों के अंदर कि वो क्या है वहां पे। आदर राम का मंदिर था, इसको क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहां राम मंदिर था, तो यहां राम की पैदाइश हुई। उन्होंने आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन दे दी, आप वहां मस्जिद बना लें। बल्कि उस मस्जिद को बनाने वाले जो शेख साहब हैं, वो भी बीजेपी के हैं। उसे आगे चलते हैं कि ये लेंस तो मैं देख चुका हूं। अब मैं 1 मिनट टोपी पहनता हूं कि मैं शहरी हूं सब कॉन्टिनेंट का। इस सब कॉन्टिनेंट में सारे लुटेरों ने आके किस चीज का फायदा उठाया था? हिंदू मजहब की टॉलरेंस का फायदा उठाया। नॉन वायलेंट रिलीजन था। चंद गिनती में पठान भाई आए और सदियां हुकूमत करके लूटते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, थोड़े से ब्रिटिश थे, फौजी भी नहीं थे, ट्रेड करने आए थे। भारत पसंद आ गया, उन्होंने कहा यहां कब्जा कर ले। भारत ताज का ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा 1859 में बना था। आज अगर उस सब कॉन्टिनेंट के लोग इकट्ठे हो गए हैं, तरक्कियों में हैं, चांद पे उन्होंने अपना लैंड कर दिया है, चंद्रयान, और उन्होंने अगर सूरज पे भी अपना उसके ऑर्बिट में भी पहुंच चुके हैं, 7.7% है। वॉशिंगटन डीसी को उन्होंने घुटनों में दे लिया है। आपको इस पे खुशी होनी चाहिए या आपको दुख होना चाहिए? अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो इस चीज पे, मैं एज ए सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले, जिनकी मूवीज आप सारा दिन देखते हैं, सारा दिन उनके गाने गाते हैं, आप उनके साथ हर काम वो करते हैं। हाँ,
नफरत इसलिए है कि वो थोड़ा सा कारोबार भी उसके साथ अटैच है, कुछ मजहब भी कारोबार में है, कुछ गैरिजन स्टेट है, कुछ मुफाद है। लेकिन इसपे मूव फॉरवर्ड किस तरह करना है? कल मैंने एक मैसेज इस पे दिया था। वो मैसेज ये जी। था, हम सदियों से यहां इकट्ठे रहे हैं, हम सदियां यहां रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे ये हमने खुद मुतय्यन करना है। शरारतों से, धोखों से, जंगों से, दहशतगर्दी के साथ इस तरह रहेंगे, या मिलकर तरक्की की सोचें, तालीम की सोचें? आप किस तरह रहना चाहते हैं, ये आपने खुद मुतय्यन करना है। इसका फैसला आपने खुद करना है। मैंने मैसेज कल दिया था कि हम जी। सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियां इकट्ठे रहेंगे, मोहब्बत और हार्मनी के साथ रहना चाहिए हमें। और मेरा यही मैसेज है, ट्रेड करें, बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, आए मिलकर ये करें। आपने एक दफा यहां कहा था दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी करा के देख लिया आपने। अब इसको भी थोड़ा एक चांस देने की जरूरत है, देखें। मेरे ख्याल से हमें वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद एजुकेशन, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद ट्रेड, विद लव एंड हार्मनी, मेरे ख्याल। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस का दौर-दौरा है, कैंपेन्स चल रही हैं। हर कोई अपने जीतने को लेकर बहुत मुतमईन है कि हम जीत जाएँगे। बिलावल भुट्टो की कैंपेन उनकी बहन चला रही हैं, इधर नवाज़ शरीफ की कैंपेन चल रही है। पीटीआई के लोग भी जो हैं वो मैदान में हैं और उनको भी यकीन है कि हम लोग जीत जाएँगे। आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस को? देखिए, मैं अपनी ओपिनियन तो नहीं दूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त लोग जो मुबसरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो इसको किस तरह देख रहे हैं और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। मेरी नजर में कहने वाले तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, कैबिनेट भी बन चुकी है। लेकिन जो जलसे हो रहे हैं इस हुँ, वक्त, हुँ। 2 जलसों की बात करना चाहूंगा। मानसारे के अंदर जलसा हुआ है। मेरे नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरम, उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं होता तो यहाँ दूध की नहरें चल रही होती, आज आप कराची से चलते तो 4 घंटों में आप पेशावर पहुंच जाते। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप माजी की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर में किस तरह जाएंगे? आपने कोई आपके मुंह से एक सिंगल लफ्ज मैंने ये नहीं सुना कि ट्रेड किस तरह करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। आपके मुंह से मैंने एक दफा नहीं सुना कि बच्चों को तालीम किस तरह देनी है, मैथ और इंग्लिश किस तरह पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये किसी के मुंह से नहीं निकला। दूसरा जलसा मेरे फॉरेन जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब का था, जो स्टेज के ऊपर पावर नैप लेते देखे गए हैं, सो गए थे स्टेज पे, जिनका आपने कहा कि उनकी बहन, उन्होंने भी एक लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने भी एक ऐसे हल्के का इंतखाब किया पंजाब से, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है और शिया कम्युनिटी है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा पीपल्स पार्टी का सिंपथाइजर है। तो सेफ सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बार बार वैसे कहते हैं मैं तीर के साथ शेर का शिकार करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डार साहब कहते हैं मैं अगला फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मुझे बिलावल से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो फैसले करने वाले हैं, जिनके पास जो ताकत का सबसे मंबा जो लोग हैं, उनके मुंह से भी मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैथ और इंग्लिश की और एक्सपोर्ट की बातें नहीं सुन रहा। आज आईएमएफ ने यह जरूर कहा है कि आपको बड़े शॉर्ट टर्म पे 75 बिलियन डॉलर चाहिए। पता नहीं वो कहां से लाएंगे आप, कर्जे किस तरह। वाहिद कंट्री मैंने देखा है जो अपने कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जा लेता है, और एक वाहिद कंट्री मैंने देखा है, मेरा मादरे मिलत एक वाहिद कंट्री है जहां पे जो कर्जा लेके आए उसके ऊपर भी फूलों की पत्तियां फेंकी जाती है, जश्न मनाए जाते हैं। अपने मुल्क के अपने मुल्क के एसेट्स को कतर को बेचकर, अपने एसेट्स को बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है, अपने कपड़े बेचकर जश्न मना रहे हैं। तो देखें, अब आने वाला मैं प्रेडिक्शन क्या करूं कि इलेक्शन के बाद कौन से यहाँ पे दूध की नहरें चलेंगी। किसी के मुंह से मैंने अभी तक तो ये नहीं, कोई इकोनॉमिक प्लान मैंने नहीं देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने प्लान किसी के मुंह से नहीं सुना अभी तक। अगर मुझे करेक्ट करेंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे करेक्ट करें, कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम इस तरह दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे और इकोनॉमी के लिए हमारा ये प्लान है। मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा। मैं हर 2-2 घंटे के बाद हर चीज चेक करता हूं, ना सिर्फ पाकिस्तान की, भारत की, सब कॉन्टिनेंट की, पूरी दुनिया की, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूं। तो मुझे अभी तक मेरे कानों में तक ये बात नहीं आई, तरस रहा हूं मैं इन चीजों के लिए कि कोई
मर्द मोमिन एक ऐसा आए जो बताए कि मैं इस पाकिस्तान को इस तरह लीड करूंगा, खतरात में से, इकानमी में से, दहशतगर्दी में से इस तरह निकाल लूंगा इसको। मुझे अभी तक कोई नजर नहीं। अच्छा साजिद साहब, आपने दहशतगर्दी की बात कर ही ली है तो हम दहशतगर्दी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक हमने देखा है कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो एक दोबारा से उठ रही है। मुख्तलिफ इलाकों में पिछले दिनों में धमाके भी हुए, और अभी जो है वो रिसेंटली जो थ्रेट्स दिए गए हैं वो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के स्कूलों को थ्रेट्स मिले हैं कि स्कूलों को निशाना बनाया जाएगा दहशतगर्दों की जानिब से। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत डर का शिकार हैं, वालिदैन भी डेफिनेटली, क्योंकि एपीएस का वाकया कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, उसके बाद बादशाह खान यूनिवर्सिटी का वाकया भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल कबल की बात है। तो वो वालिदैन के दिल में एक खौफ पैदा हो गया है कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। पढ़ाई मुतासिर होगी, बच्चे घर में बैठ गए हैं, अब एक खौफ की लहर है पूरी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दूंगा। मैं अल्टीमेटली इसमें मैं तो जाहिर है एक अपना तज्जिया पेश करता हूं। लेकिन सुना गया है कि बलूची खातून है वो आके हमला करेंगे, सुइसाइड अटैक करेंगे। पहले कराची में भी इस तरह हो चुका है और कई यूनिवर्सिटियों को अनलिमिटेड पीरियड के लिए बंद कर दिया गया है। अब जो मुख्तलिफ किस्म के मुबसरीन है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं क्योंकि वहां पे पहले बलूची खवातीन ने धरना दिया हुआ है वहां पे, शायद उनको उठाने के लिए कोई बहाना बनाया जा रहा है। देखिए, जितने मुंह है उतनी बातें हैं, जाहिर है। लेकिन अगर एक खातून ने सुइसाइड करना तो पूरा शहर क्यों बंद कर दिया गया है? और अगर ये सारे इतने खतरात मौजूद हैं तो मेरे मुर्शिद काकड़ साहब को जहाज पे खर्चे पे बिठा के डाइवोर्स भेजने की क्या जरूरत थी कि जाएं आप कारोबार लेकर आए, जहां इतने खतरात हैं, जहां इस तरह लोग घरों में घुस के कंट्री के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। लोग बाहर से पैसा क्यों लेकर आएंगे वहां पे? तो ये दो मुतसाद चीजें हैं। घर में दहशतगर्दी है, यूनिवर्सिटियां सारी बंद कर दी हैं, बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है, लेकिन वजीर आजम साहब को डाइवोर्स भेज दिया गया कि जाए कारोबार लेकर आए। तो ये मुतसाद सी चीजें हैं। लेकिन एक आपको देखना होगा कि आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। दहशतगर्दी के माहौल में बाहर से कौन आएगा? बल्कि आपके तो अपने लोग यहां से भाग रहे हैं पैसे लेकर। तो किस तरीके से कारोबार को आप, दुनिया में कारोबार सिर्फ वहां होता है जहां अमन शांति हो और कानून का बोलबाला हो। जब पुलिस भत्ते ले रही हो, जज बिक रहे हो, सुइसाइड अटैक के खतरे में यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जाए, वहां कारोबार नहीं होता। वहां कारोबार नहीं होता। ये पता नहीं किस, आपको अभी तक ये पता नहीं है। हालांकि आपको चलाने वाले तो सारे हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं, वो सारे तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। इस्लामाबाद में जितने सेक्रेटरी है वो सारे यहां से पढ़ के गए आपके खर्चे पे। उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ। 76 साल का धोखा कम धोखा होता है। अब कितने 176 साल अभी करेंगे आप इस तरह? मेरे तो समझ से बाहर है कि ये दहशतगर्दी है, ये फलाह है। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि टेक ओवर आपने करना है, क्या करेंगे भाई इस सारे हालात के साथ? पता नहीं किस तरह। लेकिन टेक ओवर खैर उन्होंने क्या करना है, वो एक सिस्टम का हिस्सा है। आज हमारे हमारे बिलावल साहब पहले तो कैबिनेट का हिस्सा रहे, दो बयान उन्होंने बड़े गलत से दे दिए। उन्होंने कहा मुझे तो रिजाइन दे देना चाहिए था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, आपको रोका किसने था, आपने दिया क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि सियासतदान गलतियां करते हैं, कि ये पिछली गवर्नमेंट भी सिलेक्टेड थी, आज फिर सिलेक्टेड हो रही है। तो आप दरमियान में इनके साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की कश्ती पे क्यों चढ़ गए थे? आप इनके साथ हिस्सा रहे हैं। आप ये अभी जुमा जुमा 4 दिन की बात है, आपने इनकी कैबिनेट छोड़ी है। आप भी जब आपको नजर, और आप जहाज आपको मिला था, आपने कोई दुनिया का शहर छोड़े ही नहीं जहां आप नहीं गए सरकारी खर्चे पर। लोग तो कहते हैं कि आप अपनी जेब से खर्च करते रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेगा आपने आपने कम किया है इस मुल्क के साथ। आप इनकी टीम का हिस्सा है। आज आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को ये सिलेक्टेड है, ये वो है, हमें ये चाहिए करना, वो चाहिए। जिस तरह कोई भी रिटायर अफसर है, पहले सारी जिंदगी करप्शन करता है, रिटायर होता है तो वो मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन बन जाता है, फिर वो भाषण देता है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है। जब अपने बच्चों के पीआर का टाइम होता है, कनाडा सारा मुल्क बेच देता है, 25 करोड़ लोगों के गुर्दे बेच देता है हर अफसर। ये उसी तरह सियासतदान है, कहते हैं जी फलान जी ये कर दिया फलान। भाई पहले आप खुद कैबिनेट का हिस्सा थे, क्यों थे आप उसका हिस्सा? यही एक अलमिया है शाजिया, यही एक अलमिया है। पाकिस्तान के साथ धोखा और फ्रॉड ही हो रहा है मुसलसल। पता नहीं है किसका कब रुकेगा ये।
साजिद साहब अमेरिका की तरफ आते हैं। अमेरिका में भी इलेक्शंस का दौर दौरा है, इलेक्शन ईयर है। आपको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन कैसे होंगे, या ये भी कुछ इसी तरह के जैसे पहले हमने देखा कि जब अमेरिका में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे रिगिंग का बहुत ज़्यादा सामने आया कि इलेक्शंस में धांधली की गई है, इलेक्शंस को चेंज किया गया है, रिजल्ट जो हैं वो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्या अभी भी वही सब कुछ होगा या कुछ चेंज देखने को मिलेगा या कोई नए लोग भी सामने आएंगे? देखें, यहाँ पे शाजिया इस दफा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा के दरमियान, इनके लोगों के दरमियान नहीं है। यह जमहूरियत का इलेक्शन है। इस दफा के जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है, इसका इलेक्शन है। इस पे बैलेट पे ये होगा। वो क्यों होगा? बराक ओबामा साहब पिछले 12 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं। 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडेन के। जब कोई भी इंसान एक मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को 12 साल कंट्रोल करता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इस वक्त इस कंट्री को ओबामा साहब चला रहे हैं 12 साल से। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, हर चीज उनके कंट्रोल में है। वो फैसला अब देखें, आइदर वो जीतते हैं या लोग जीतते हैं। अगर वो जीतते हैं या डेमोक्रेसी जीतती है, ये इस वक्त बैलेट पर है। और देखें क्या होता है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज भी न्यू हैम्पशायर में हूं, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की काकस हो रही है। और मैं कुछ दिनों से यहां ठहरा हूं। मैं क्योंकि आई एम कंजर्वेटिव माई सेल्फ, और मैं ट्रंप साहब के पिछले 2016 से उनके साथ इलेक्शन में उनके साथ होता हूं। अब बताना ये होगा कि कल भी स्पीच एक जगह कॉन्कॉर्ड के अंदर भी जगह स्पीच दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े गैंगस्टर थे, उनके ऊपर भी इतने केसेस नहीं है। अल कपोन का जिक्र किया उन्होंने कहा अल कपोन के ऊपर भी इतने केसेस नहीं है जितने मेरे ऊपर केसेस हैं। 3 साल मुसलसल जमहूरियत होती रही, कोई केस नहीं था। जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की और जो ही उनके पोल ऊपर आए, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई ने घेरा डाल लिया उनके आसपास। तो घेरा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ है। अब देखें, वैसे अगर बताया जाए, मैं बताऊं इसकी हिस्ट्री 250 साल की जमहूरियत की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क के अंदर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो डेमोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और जो टूटे फूटे इस वक्त जिनको सो कॉल्ड, जिनको आप कहते हैं कि ये वजीर आजम है, ये इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो वो भी डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। आपने इलेक्शन की बात की, बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानता। अपोजिशन ही नहीं थी। इस वक्त हसीना वाजिद को सबसे बड़ा मसला यह है कि उनको अपनी असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल रहा। अल फतह सीसी ने इजिप्ट के अंदर इलेक्शन कराया, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानता। क्या ये इलेक्शन है? इनको कौन इलेक्शन मानता है? हाँ, बराए ना कागजों में आप लिख देते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरियत कहां आनी है? अब यहां से जमहूरियत खत्म हो रही है, आपने तो जमहूरियत शुरू ही नहीं की है। आप तो हाइब्रिड सिस्टम पे लग चुके हैं। हाइब्रिड सिस्टम का मजा आपको आ चुका है। ताकत किसी के पास, चेहरा किसी और का। देखें, अब आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर भी हालात इसी तरह है। ये जमहूरियत का आखिरी साल है, मेरा ख्याल है। ये इस साल अगर इलेक्शन फेयर ना हुए, अमेरिका विल बिकम वन पार्टी रूल। वो मैं इस तरह से बताना चाहूंगा, तकरीबन 15-16 मिलियन इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। दिसंबर में 3 लाख लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है। डेमोक्रेट उनको एज ए वोटर देख रहे हैं, रिपब्लिकन उनको एज ए टेररिस्ट देख रहे हैं या ड्रग स्मगलर देख रहे हैं। ओबामा का प्लान यह है कि जो आने वाले लोग हैं, जल्दी से जल्दी इनको ग्रीन कार्ड दिए जाए। और न्यूयॉर्क के अंदर एक बिल पेश हो चुका है कि किस तरीके से ग्रीन कार्ड वाले लोगों को राइट दिया जाए ताकि वो वोट डाल सके। और फिर ये नेशनल मूवमेंट चलेगी, सारी स्टेटें ये प्रूव करेंगी कि ग्रीन कार्ड के ऊपर लोग जो है वोट डाल सकेंगे। और उसके बाद अमेरिका विल बिकम अ वन पार्टी रूल, डेमोक्रेट पार्टी। तो ये मुस्तकबिल है अमेरिका का और सियासत का। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।